नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नफरत की आग पार्ट 2। अब राजा प्रणय वसुंधरा को साथ लेकर प्रतिदिन नंदनवन में भ्रमण करते। वो देखो, रानी वसुंधरा, हिरन और शेर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। है ना आश्चर्यजनक नज़ारा। सचमुच ऐसा दृश्य तो मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ही देखा है महाराज। इस प्रकार उन दोनों को नंदनवन में रहते 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन, रानी वसुंधरा, हमें नंदनवन आए 15 दिन बीत गए हैं। अब हमें अपने राज्य वापस चलना चाहिए। निशांत भी हमारी राह देख रहा होगा। महाराज, क्या निशांत ही आपके लिए सब कुछ है? हम कुछ भी नहीं है। मैं अभी और कुछ दिन नंदनवन में रहना चाहती हूँ। ओ रानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं महाराज, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आपको मेरी बात माननी होगी। हार कर राजा प्रणय को वसुंधरा की बात माननी पड़ी। धीरे धीरे 15 दिन और बीत गए, लेकिन राजा प्रणय नंदनवन से वापस जैतपुर नहीं पहुंचे। लगता है पिताजी महाराज को अब मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा है। जब से माँ वापस आई है तब से तो उन्होंने मेरा ख्याल ही रखना छोड़ दिया है। 1 माह हो गया है, लेकिन वे जैतपुर वापस नहीं लौटे हैं। क्या इस 1 माह के भीतर उन्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? यह सोच निशांत उदास हो गया। यही वह क्षण था जब उसकी धाय माँ शांति ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। क्या बात है युवराज, तुम उदास क्यों हो? दाई माँ, आज हमें पिताजी महाराज की बहुत याद आ रही है। 1 माह हो गया है, लेकिन वे नंदनवन से वापस नहीं लौटे हैं। बेटा, इसमें महाराज का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर रानी वसुंधरा का है। यह आप क्या कह रही हैं दाई माँ? युवराज, जैतपुर वापस लौटने की बात रानी वसुंधरा को सोचनी चाहिए थी। अगर उनका अपना बेटा इस प्रकार 1 माह तक उनसे अलग रहता तो वह माँ की ममता की कीमत जानती। वे तो सौतेली माँ है। सौतेली? क्या रानी वसुंधरा हमारी सगी माँ नहीं है दाई माँ? नहीं युवराज, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मर गई थी। रानी वसुंधरा से राजा प्रणय ने दूसरा विवाह किया है। ओह, तो पिताजी महाराज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे तो कह रहे थे कि मेरी माँ नाना जी के पास रहकर बहुत समय बाद वापस आई है। युवराज, सचमुच महाराज ने तुमसे झूठ बोला था। वसुंधरा तुम्हारी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। पिताजी महाराज हमें इस प्रकार धोखे में रखेंगे, यह तो हमने सोचा भी न था। दाई माँ से सच जानकर निशांत का दिल बुरी तरह टूट गया था। निशांत के बाल मन को लगा कि राजा प्रणय सिंह ने उससे बहुत बड़ा छल किया है। जैसे ही राजा प्रणय सिंह 1 माह पश्चात नंदनवन से वापस लौटे। निशांत बेटे, हमारे पास आओ। निशांत नाराज होकर वहां से भाग गया। यह देखकर लगता है मेरी चाल सफल रही है। निशांत अपने पिता से बुरी तरह रूठा हुआ है। इस घटना के बाद वसुंधरा ने निशांत का ध्यान रखना छोड़ दिया। रानी वसुंधरा के प्रेम में आखंड डूबे राजा प्रणय को भी नन्हे निशांत की खोज खबर लेने की सुध नहीं थी। यह देखकर, जब यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, फिर मैं इस राजमहल में क्यों रह रहा हूँ? मुझे यह राजमहल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। यह सोचकर नन्हा निशांत एक दिन चुपके से राजमहल छोड़कर चल दिया। निशांत चलता गया और चलते चलते राज्य से दूर निकल गया। उस दिन जब सारे दिन राजा प्रणय को राजमहल में कहीं भी निशांत दिखाई न दिया, तो रानी वसुंधरा, निशांत कहाँ है? राजमहल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज यहीं कहीं खेल रहा होगा, हमने भी उसे राजमहल में नहीं देखा है। तब राजा प्रणय ने सारे राजमहल में निशांत की खोज करवाई। महाराज क्षमा करें, सारा राजमहल छान मारा, लेकिन युवराज निशांत कहीं पर नहीं मिले। ओह, निशांत गया तो गया कहाँ? निशांत राजमहल में होता तो उन लोगों को मिलता भी। उस रात जब निशांत के न मिलने से दुखी राजा प्रणय अपने कक्ष में शैया पर आंखें मूंदे लेटे थे, तो उन्हें सपने में महारानी ज्योति दिखाई दी। बस महाराज, यही वचन दिया था तुमने, इसी प्रकार निशांत का ख्याल रखा। महारानी ज्योति, तुम? हाँ महाराज, मैं अपने बेटे की खैरियत पूछने आई हूँ। तुम तो दूसरी रानी के मुंह में ऐसे डूबे कि निशांत को भुला ही बैठे। महारानी, हमें क्षमा कर दो। निशांत हमें छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। उसने ठीक ही किया महाराज। आपके दूसरा विवाह करने से पहले ही मैंने स्वप्न में आकर आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आपको अपनी उस गलती की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी।
मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ महारानी। उस सजा के परिणाम स्वरूप तुम्हें अपना शरीर त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास स्वर्ग लोक आना होगा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे तुम्हारी सजा मंजूर है महारानी। दूसरी सुबह जब रानी वसुंधरा ने राजा प्रणय को जगाना चाहा तो हाय, यह क्या हुआ? महाराज तो मृत पड़े हुए हैं। वसुंधरा मृत राजा प्रणय के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा प्रणय की मृत्यु का समाचार सुनकर सारे राज्य में हाहाकार मच गया। महाराज को अचानक यह क्या हुआ? कल रात तक तो वे अच्छे भले थे। हाय, अब क्या होगा? युवराज निशांत भी राज्य छोड़कर चले गए। अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? उसी दिन पूर्ण राज के सम्मान के साथ राजा प्रणय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसी रात रानी वसुंधरा को स्वप्न दिखाई दिया। मेरे पुत्र से द्वेष करने का परिणाम देख लिया वसुंधरा। कौन हो तुम? हा, अपनी सौत को भी नहीं पहचानती। मैं ही स्वर्गीय राजा प्रणय की पहली पत्नी महारानी ज्योति हूँ। लेकिन तुम क्यों आई हो? मैं यह कहने आई हूँ कि तूने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। अपने किए की सजा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह तेरी कोख से मृत पैदा होगा। यह मेरा श्राप है। नहीं महारानी, ऐसा ना कहो। अपने आने वाले शिशु के आश्रय ही तो अब मैं जी रही हूँ, उसे मुझसे न छीनो। मेरे बेटे से राजगद्दी छीनने वाली दुष्टा, मैं भला तेरे बच्चे पर रहम क्यों करूँगी? नहीं, मैं तेरे बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं। रानी वसुंधरा एक चीख मारकर उठ बैठी। उसका स्वप्न भंग हो चुका था। उचित समय पर रानी वसुंधरा ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। आह महारानी ज्योति, आखिर तुमने अपना बदला ले ही लिया। मृत शिशु की सूचना पाकर सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। खबर सुनकर दीनू मल्ला अपनी बेटी वसुंधरा से मिलने आया। बेटी वसुंधरा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। बापू, तुम्हारी सीख के कारण ही मेरे हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लगा है। तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। बेटी, मैं तो तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि इतना लंबा चौड़ा राजपाट तुम अकेली किस प्रकार संभालोगी। मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बापू, मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है, मैं ही उसका सामना करूँगी। मैं स्वयं राज्य की देखभाल करूँगी। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तब दीनू अपना सा मुंह लेकर राजमहल से लौट गया। दूसरी ओर निशांत भटकता हुआ एक माली गया दिन के घर जा पहुंचा। बाबा, कई दिन का भूखा हूँ, क्या खाने को थोड़ा भोजन मिलेगा? अवश्य मिलेगा बेटा, आओ यहाँ बैठो। निशांत बूढ़े माली के पास आकर बैठ गया। तब बूढ़े माली ने अपनी पत्नी को आवाज दी, कमला, थोड़ा सा खाना ले आ। अभी लाई। कमला मालिन अंदर से खाना लेकर आई। अरे, तुम्हारे पास यह बच्चा कौन बैठा है? राहगीर है बेचारा, भूखा है, इसी के लिए तो मैंने तुमसे खाना मंगवाया है। तब मालिन ने निशांत के आगे खाना परोस दिया। निशांत कई दिन का भूखा था, अतः खाने पर तेजी से टूट पड़ा। बहुत भूखा है बेचारा। निशांत ने डट कर खाना खाया। जब वह खाना खा चुका, बेटा, अब तुम कहाँ जाओगे? माँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, पता नहीं कहाँ जाऊँगा। यह सुनकर बूढ़े गया दिन ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और हम दोनों बूढ़ों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं तुम हमारे पास ही रह जाते? ठीक है बाबा, आज से मैं तुम्हारा बेटा और तुम दोनों मेरे माँ बाप। यह सुनकर मालिन ने उसे छाती से लगा लिया। उसी दिन से निशांत उनके यहाँ रहने लगा। वह रोज बाग में से फूल तोड़कर लाता। बूढ़े माली मालिन फूलों की माला गूंथते और तब बूढ़ा गया दिन फूलों की माला राजमहल में दे आता। इस प्रकार उन तीनों का जीवन गुजरने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। अब निशांत पूर्णतः युवा हो गया था। एक दिन, बेटा, सुना है बसंत वन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। अगर वहाँ से तुम फूल तोड़कर ले आओ तो मैं उन फूलों की माला गूंथ कर राजा को दे आऊँ। इससे राजा प्रसन्न होकर मुझे ढेर सा पुरस्कार देगा। ठीक है बापू, मैं अभी वसंत वन में जाकर फूल तोड़ कर लाता हूँ। निशांत उसी समय वसंत वन में पहुँचा। ओह, बसंत वन में तो सचमुच ही विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सारा वन फूलों की खुशबुओं से महक रहा है। निशांत खुश होकर फूल तोड़ने लगा। अभी उसने कुछ ही फूल तोड़े थे कि बचाओ बचाओ, ओह, लगता है कोई स्त्री संकट में है। निशांत उस दिशा की ओर गया
जिधर से आवाज आई थी। अरे, यह आदमी इस युवती को खींचकर क्यों ले जा रहा है? अरे, कोई है, मुझे इस डाकू से बचाओ। तभी उस आदमी ने युवती के गाल पर थप्पड़ जमा दिया। यह देखकर, यह आदमी तो बड़ा क्रूर है, निसहाय स्त्री पर हाथ उठा रहा है। मुझे इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। यह सोचकर निशांत ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर को उस आदमी के सिर पर दे मारा। आह! पत्थर के प्रहार से उस आदमी का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। तब, तुम कौन हो? मैं अलकापुरी की राजकुमारी अलका हूँ। मैं अपनी सखियों के साथ इस वन में भ्रमण करने आई थी। यह आदमी जो घायल पड़ा है, यह मशहूर डाकू दिलावर खां है। इसने हमारे राज्य में डाका डाल डाल कर लोगों का जीना हराम कर रखा है। आज मुझे वन में देखकर इस पापी के मन में मुझे उड़ाकर ले जाने का विचार आ गया। इसने मेरी सारी सखियों को तो मौत के घाट उतार दिया और मुझे खींचकर अपने अड्डे पर ले जाने लगा। तभी मेरी पुकार सुनकर तुम आ गए और मेरी जान बचा ली। ओह, तो यह नीच तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। तब निशांत ने क्रोध में भरकर पृथ्वी पर पड़ा पत्थर पुनः उठाया और, ले पापी, तेरी यही सजा है। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्थर के प्रहार से दिलावर खां बुरी तरह टकराया और तत्काल ही उसका प्राणांत हो गया। तत्पश्चात, आइए राजकुमारी जी, अब कोई डर नहीं है। आइए, मैं आपको अलकापुरी छोड़ाऊं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह रथ खड़ा है, जिस रथ में बैठकर मैं सखियों के साथ इस वन में आई थी। तब वे दोनों रथ के पास पहुंचे और रथ में बैठकर अलकापुरी की ओर चल दिए। यह युवक कितना बहादुर है। डाकू दिलावर खां को इसने किस बहादुरी से मौत के घाट उतार दिया। अलकापुरी पहुंचकर दोनों राजा आलोकनाथ के पास पहुंचे। तब राजकुमारी अलका ने राजा आलोकनाथ को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात जानकर, युवक, एक तो तुमने हमारी बेटी की आबरू की रक्षा की है, दूसरे तुमने हमें दुर्दान डाकू दिलावर खां से छुटकारा दिलाया है। अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, क्या मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे दिया जाएगा? अवश्य। तो महाराज, मैं आपसे राजकुमारी अलका का हाथ मांगता हूँ। क्या? महाराज चौंक क्यों गए? मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था कि क्या मैं जो भी मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। यह सुनकर राजा आलोकनाथ सोच में पड़ गए। क्या इस युवक की बात मान लूं? अगर इसकी बात नहीं मानता तो इसको दिया वचन भंग होता है। वैसे तो राजकुमारी अलका के लिए ऐसा ही बहादुर वर उचित रहेगा। सबसे पहले मुझे इस युवक से यह पूछना चाहिए कि यह कौन है और कहाँ का रहने वाला है। यह सोचकर, युवक, सबसे पहले तुम हमें अपना परिचय दो, तब हम तुम्हारी बात पर विचार करेंगे। तो सुनो महाराज, मैं जैतपुर के राजा प्रणय सिंह का पुत्र निशांत हूँ। 15 वर्ष पहले किसी बात से नाराज होकर अपने राज्य को छोड़ आया था और 15 वर्ष से मैं एक बूढ़े माली मालिन का बेटा बनकर उनके पास रह रहा हूँ। ओह, तो तुम स्वर्गवासी राजा प्रणय सिंह के पुत्र हो। यह सुनकर निशांत पर मानो बिजली गिरी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या मेरे पिता स्वर्ग से धार गए हैं? यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है निशांत। तुम्हारे पिता को मरे हुए तो बहुत अरसा बीत चुका है। अब तुम्हारी सौतेली माँ वसुंधरा ही जैतपुर का राज्य संभाल रही है। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर निशांत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी यह दशा देखकर, निशांत, तुम बहादुर युवक हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा आलोकनाथ ने किसी प्रकार निशांत को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात, निशांत, मैं राजकुमारी अलका का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, एक बात मैं आपसे पहले ही कह देना चाहता हूँ। राजकुमारी महलों में पली बड़ी हुई है। विवाह के बाद मैं जिस प्रकार भी राजकुमारी अलका को रखना चाहूँगा, इन्हें वैसे ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी यह बात भी मंजूर करता हूँ निशांत। तब शुभ मुहूर्त में निशांत और अलका का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब वह अलका को अपने साथ लेकर अलकापुरी से विदा होने लगा तो, बेटा निशांत, रथ तैयार खड़ा है, तुम उसमें बैठकर यहाँ से जाओ। नहीं महाराज, मैं यहाँ से अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊँगा। तब राजा आलोकनाथ से विदा लेकर निशांत अलका के साथ वहाँ से पैदल ही चल पड़ा। अलका को लेकर वह माली मालिन गयादीन के घर पहुँचा। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों तो तुम्हें बसंत वन में खोज खोज कर हार गए थे। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू लेने गया था। यह तुम्हारी बहू है।
तब निशांत के कहने पर अलका ने माली और मालिन के पैर छुए। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। माली और मालिन ने उन दोनों पर आशीषों की वर्षा कर दी। इस प्रकार निशांत और अलका को माली मालिन के यहाँ रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस बीच अलका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रशांत रखा। एक दिन, स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो अलका। स्वामी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अलका, मैं गरीब आदमी तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ, फिर भी अपनी मांग बताओ तो सही। स्वामी, अपना देश अपने लोगों के होते हुए हम कब तक इस प्रकार बेगानों के यहाँ रहते रहेंगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अलका? स्वामी, मैं एक बार अपनी ससुराल के दर्शन करना चाहती हूँ, अपनी सास से मिलना चाहती हूँ। बोलो, मेरी यह मांग पूरी करोगे? अलका, तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कैसे? जानती हो, जैतपुर पहुँचने पर हमें सिवाय दुत्कार के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी हो स्वामी, मैं एक बार जैतपुर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर निशांत सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, अलका, तुमने पहली बार अपनी कोई इच्छा मेरे सामने रखी है, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। आह स्वामी, तो क्या तुमने मेरी बात मान ली? क्या तुम मुझे जैतपुर ले जाओगे? हाँ। निशांत उसी समय बूढ़े माली गयादीन के पास पहुंचा। बापू, अलका जैतपुर जाने की जिद कर रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे जैतपुर ले जाऊं। लेकिन बेटा, बहू जैतपुर क्यों जाना चाहती है? जैतपुर में उसका कौन है? यह सुन एक पल के लिए निशांत झिझका, फिर बोला, बापू, जैतपुर में उसकी ससुराल है। क्या? यह सुन गयादीन हक्का बक्का रह गया। यह देख बापू, अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं जैतपुर का युवराज हूँ। ओह! तब निशांत ने बूढ़े गयादीन को बताया कि वह किन परिस्थितियों में जैतपुर को 15-16 वर्ष पहले छोड़कर चला आया था। सारी बात जानकर, बेटा, तब तो तुम्हें जैतपुर अवश्य जाना चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तब दूसरे ही दिन निशांत अलका और प्रशांत को साथ लेकर जैतपुर जाने के लिए तैयार हुआ। तो बेटा निशांत, जैतपुर से शीघ्र ही वापस लौटना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ व्याकुल रहेंगे। बापू, वैसे तो मैं शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। यदि किसी कारणवश मैं जल्दी न लौट सकूं, तो 1 माह तक मेरी प्रतीक्षा करने के बाद आप और माँ दोनों जैतपुर चले आना। अच्छा बेटा। तब माली मालिन से विदा लेकर दोनों चल पड़े। चलते चलते वे एक वन में पहुँचे। कुछ देर आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक अन्य मुसाफिर भी उस पेड़ के नीचे आकर रुका। आप कौन हैं श्रीमान? मैं ज्योतिषाचार्य नारायण दत्त हूँ। यह वही नारायण दत्त था जिसने 20 वर्ष पहले निशांत का हाथ देखकर उसके भविष्य के बारे में राजा प्रणय को बताया था। नारायण दत्त की बात सुनकर निशांत ने सोचा, इस ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाकर मुझे अपना भविष्य मालूम करना चाहिए। यह सोचकर निशांत ने नारायण दत्त से कहा, ज्योतिषी जी, जरा हाथ देखकर मेरा भविष्य तो बताइए। अवश्य अवश्य, कहकर नारायण दत्त ने निशांत का हाथ थाम लिया और उसके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण करने लगा। निशांत के हाथ की रेखाएं देखकर नारायण दत्त अचानक चौंक पड़ा। ऐसी विचित्र रेखाएं तो आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने जैतपुर के युवराज के हाथ में देखी थी। कहीं यह वही तो नहीं है? यह सोचकर उसने निशांत से पूछा, क्या तुम जैतपुर राज्य के युवराज हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? तब नारायण दत्त ने उसको विस्तार पूर्वक 20 वर्ष पहले की घटनाएं बताई। सारी बात जानकर, ज्योतिषी जी, अपनी पत्नी के कहने पर मैं आज 15-16 वर्ष पश्चात जैतपुर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा गजब न करना। जब तुम पूरे 25 वर्ष के हो जाओ तभी जैतपुर जाने का विचार मन में लाना। इससे पहले यदि तुम जैतपुर जाओगे तो तुम्हारे साथ कैसी भी बुरी घटना घट सकती है। यह सुनकर अलका ने नारायण दत्त से कहा, ज्योतिषी जी, अब हम वापस कैसे लौट सकते हैं? अब तो हम जैतपुर अवश्य जाएंगे। बेटी, खतरे से आज्ञा करना मेरा फर्ज था, उस पर अमल करना तुम्हारा फर्ज है। इतना कहकर नारायण दत्त वहां से उठा और आगे चल दिया। उसके जाने के बाद, अलका, हमें ज्योतिषी की बात मान लेनी चाहिए और यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। स्वामी, क्या ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर आप डर गए हैं? आप एक बहादुर आदमी हैं, आपको खतरों से नहीं डरना चाहिए। तब अलका के बार बार समझाने पर निशांत ने प्रशांत को गोद में उठाया
और अलका के साथ वहां से जैतपुर की ओर चल पड़ा। कई दिन तक लगातार चलने के पश्चात वे जैतपुर की सीमा पर स्थित वन में पहुंचे। उस समय नन्हे प्रशांत का प्यास से बुरा हाल था। स्वामी, प्रशांत प्यास से बुरी तरह तड़प रहा है, कहीं से पानी खोज कर लाइए। अलका, तुम प्रशांत को लेकर यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर निशांत वहां से चला गया। चलते चलते वह वन में काफी दूर निकल आया। ओह, वह रहा पानी। निशांत दौड़कर झरने के पास पहुंचा। पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, तब प्रशांत और अलका के लिए पानी लेकर जाऊंगा। उसने जैसे ही चुल्लू बनाकर झरने का पानी पिया। ओह, यह क्या! पानी पीते ही मेरे दिमाग में खलबली सी क्यों होने लगी। दरअसल उस झरने का पानी विषैला था। जो भी उस झरने का पानी पीता था वही तत्काल पागल हो जाता था। निशांत भी तत्काल ही पागल हो गया। हा 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 हा। निशांत दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़ने लगा। उधर अलका को निशांत की प्रतीक्षा करते करते जब पूरा दिन बीत गया। ओह, स्वामी तो अब तक वापस नहीं लौटे। कहीं वन में उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। जब धीरे धीरे वन में रात घिराई तो अवश्य ही मेरे स्वामी के साथ कोई दुर्घटना घट गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह सोचकर अलका प्रशांत को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और न जाने रोते रोते कब वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर जैतपुर के राजमहल में रानी वसुंधरा महारानी ज्योति के चित्र के सामने खड़ी रो रही थी। महारानी ज्योति, अब तो मुझे क्षमा कर दो। जैतपुर का राज्य अब मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। मुझे इस दायित्व से अब मुक्ति दे दो महारानी ज्योति, कहकर रानी वसुंधरा चित्र पर सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। तभी वहां महारानी ज्योति की छाया प्रकट हुई। रानी वसुंधरा, अभी तुझे तेरे दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी बात ध्यान से सुन। जैतपुर की सीमा के पास वाले जंगल में निशांत, उसकी बहू और उसका बेटा प्रशांत तीनों हैं। जंगल में जाकर निशांत की बहू अलका और उसके पुत्र प्रशांत को राजमहल में ले आ। ऐसा करने से तेरे पापों में कुछ कमी होगी। एक बात और ध्यान रखना, निशांत पागल हो गया है। उसको तुम अपने साथ लाने की भूल न करना। 5 वर्ष पश्चात जब उस पर से बुरे ग्रहों की छाया हट जाएगी, तब तू निशांत को जैतपुर ले आना और तब उसके पागलपन का इलाज करवाना। याद रख, जब तक तू निशांत के हाथों में इस देश की बागडोर नहीं सौंप देगी, तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसा ही करूंगी महारानी ज्योति। तब उसी समय सेविकाओं को साथ में लेकर वसुंधरा उस वन में पहुंची जहां अलका बेहोश पड़ी थी। इन दोनों को उठाकर हमारी रथ में लिटा दो। सेवक ने तुरंत ही रानी वसुंधरा की आज्ञा का पालन किया। तब अलका और प्रशांत को लेकर रानी वसुंधरा राजमहल में वापस लौट आई। अब किसी तरह 5 वर्ष और बीत जाएं, तब मैं निशांत को जैतपुर बुलाकर उसे राजपाट सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। उधर पागल हुआ निशांत वन में ही रहकर जीवन गुजारने लगा। इस प्रकार जब निशांत और अलका को जैतपुर गए 1 माह बीत गया तो कमला, निशांत तो वापस नहीं लौटा। क्यों ना हम जैतपुर चलकर उसकी कुशलता मालूम करें। तुम ठीक कह रहे हो स्वामी। तब वे दोनों जैतपुर की ओर चल दिए। जब वे जैतपुर पहुंचे तो उन्हें रानी वसुंधरा से सारी बात मालूम हुई। तब वसुंधरा ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने हमारे बेटे निशांत को 15 वर्ष पाला पोसा था, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं। अब निशांत के आने तक तुम दोनों भी हमारे साथ राजमहल में ही रहोगे। उसी दिन से बूढ़ा माली गया दिन और कमला राजमहल में रहने लगे। निशांत से बिछुड़कर अलका का बुरा हाल था। स्वामी, तुम न जाने इस समय कहाँ होंगे। मैंने ही जैतपुर आने की जिद की थी। यदि मैं ज्योतिषी की बात मान लेती तो तुम मुझसे न बिछुड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष भी व्यतीत हो गए। एक दिन रात्रि को, रानी वसुंधरा, 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब तुम वन में जाकर पागल निशांत को ले आओ और राज के वैद्य से उसका उपचार करवाओ। अच्छा महारानी। दूसरे दिन ही रानी वसुंधरा वन में गई और निशांत की खोज करवाई। हा 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 हा। बेटे, मेरे ही कारण तेरी यह दुर्दशा हुई है। मैं तेरी दोषी हूँ। वसुंधरा निशांत को लेकर जैतपुर वापस लौट आई। उसने राज के वैद्य को बुलवाकर निशांत का निरीक्षण करवाया। राजवैद्य जी, निशांत ठीक तो हो जाएगा ना? मैं शीघ्र ही इनको ठीक कर दूंगा। उसी दिन से राजवैद्य ने अपना उपचार आरंभ कर दिया। 1 माह पश्चात ही निशांत पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तब रानी वसुंधरा ने पूर्ण राज के सम्मान के साथ
निशांत को जैतपुर का राजा घोषित कर दिया। जैतपुर के नगरवासियों, आज से निशांत तुम्हारे नए राजा हैं। राजा निशांत अमर रहें। राजा निशांत की जय। निशांत को जैतपुर का राजा घोषित करने के दूसरे दिन ही रानी वसुंधरा की मृत्यु हो गई। तब राजा निशांत ने रानी वसुंधरा की समाधि बनवाई। इसके पश्चात वह कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।